तो हम पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन। इलास्टिक इन टू डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन से क्या समझते हैं हम लोग? देखिए, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में वो किसी और ऑब्जेक्ट से टकरा जाता है और उसके बाद वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, तो वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन कहलाता है। मतलब ऑब्जेक्ट किसी एक ही दिशा में अगर टकराने के बाद ही मूव करे, जैसे कि यहाँ से ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट था, ये यहाँ से टकराए और दोनों के दोनों इसी दिशा में मूव करना शुरू कर दे, तो ये इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन होगा, क्योंकि इसके अंदर वाई वाला जो एक्सिस है या वाई वाला जो कंपोनेंट है वो इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर क्या होता है कि अगर मान लीजिए हमारा एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास जो है m1 और इसकी वेलोसिटी जो है u1 है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है m2 और इसकी मान लो वेलोसिटी है u2। ये इससे टकरा जाता है और टकराने के बाद क्या होता है कि जब ये टकराता है तो ये टकराने के बाद एक ऑब्जेक्ट तो इधर चला जाता है और एक ऑब्जेक्ट आपका इधर चला जाता है। तो ये मान लीजिए कि जो m1 वाला है वो हमारा इधर चला गया, इस तरफ चला गया, तो इसका अगर मान लीजिए कि वेलोसिटी पहले u1 थी, अब v1 हो गई, और इसकी वेलोसिटी जो थी m2 की और इसकी वेलोसिटी मास m2 था, वेलोसिटी v2 हो गई। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों चल तो रहे थे लीनियर सीधा, लेकिन टकराने के बाद एक ऊपर की तरफ थोड़ा मूव कर गया और एक थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इन दोनों की जो डायरेक्शन में भी परिवर्तन आ गया है और साथ ही इसका जो स्पीड है वो भी परिवर्तन आ गया है। तो अब इसमें हम ये देख सकते हैं कि इसमें अगर हम इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करें, मतलब कि इसका जो मोमेंटम का जो ये कंपोनेंट है अगर हम इसको रिजॉल्व करें, तो ये एक तो हमारा एक्स एक्सिस और दूसरा ये वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। अगर मान लीजिए ये जो वेलोसिटी का वेक्टर है, यानी ये जो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और उसके साथ ये θ1 एंगल बनाता है और ये θ2 एंगल बनाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ये वाला कंपोनेंट है, यानी इसका जो ये लीनियर कंपोनेंट है जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, वो होगा आपका m1 v1 cos थीटा, और इसका जो हमारा वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा वो होगा m1 v1 sin थीटा। इसी तरह से जो हमारा ये दूसरा कंपोनेंट जो जा रहा है sin θ1 और यहाँ cos θ1, तो दूसरा जो हमारा जा रहा है उसका हमारा ये साइन कंपोनेंट ये हो गया और cos कंपोनेंट ये हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा m2 v2 sin θ2, और ये हो जाएगा इसी के साथ, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ये दूसरा कंपोनेंट भी होगा इसका, तो ये हो जाएगा प्लस m2 v2 cos θ2। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर हम देखें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से, तो हम ये कह सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर कोलिजन इनका जो है मोमेंटम सेम रहेगा। यानी अगर मैं ये मान के चलूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेशनरी था, तो हम ये देख सकते हैं कि हम इसको u2 को 0 ले सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई वेलोसिटी नहीं थी और ये रुका हुआ था, और पिछला वाला जो आके वो इससे टकरा गया। पिछला वाला जब आके टकरा गया तो एक तो इस डायरेक्शन में मूव कर गया, एक इस डायरेक्शन में मूव कर गया कुछ एंगल पे, लेकिन जब इसकी इक्वेशन बनेगी तो क्योंकि ये कंपोनेंट 0 है तो इसका नेट मोमेंटम इनिशियल कितना हो जाएगा m1 u1 और दूसरा m2 और u2, तो क्योंकि इसमें u2 की वैल्यू 0 है तो ये टोटल ही 0 हो जाएगा। यानी हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा m1 u1 इज इक्वल टू, अब इसमें देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन के मोमेंटम की बात करें, इस डायरेक्शन के मोमेंटम की बात करें, तो ये हमारा है देखिए एक्स एक्सिस में m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। तो ये हमारा एक हमारी एक इक्वेशन ये बन गई है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं। अब देखते हैं दूसरी इक्वेशन क्या बनती है कि कोलिजन से पहले, ये तो हमारी हो गई कि एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या मोमेंटम था, कोलिजन से पहले वाई एक्सिस डायरेक्शन में क्या मोमेंटम था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ही मूव कर रहे थे, वाई एक्सिस डायरेक्शन में इनकी कोई मूवमेंट नहीं थी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसके वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इसकी मूवमेंट 0 थी, मतलब इधर ये मूव ही नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा का मतलब क्या हो गया कि इसकी मूवमेंट वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 0, इसकी मूवमेंट वाई एक्सिस डायरेक्शन में 0, यानी नेट मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन वाई एक्सिस डायरेक्शन, नेट
मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन y एक्सिस डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। यानी कोलिजन से पहले इसकी जो y एक्सिस डायरेक्शन में थी क्या वैल्यू थी, 0 थी। कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के बाद हम देख सकते हैं कि इसका एक कंपोनेंट y के पॉजिटिव डायरेक्शन में चला गया और एक कंपोनेंट y के नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया। तो हम इसको लिख सकते हैं बिफोर कोलिजन तो 0 हो गया, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 v1 साइन थीटा 1, और क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये हो जाएगा माइनस m2 v2 साइन थीटा 2। अब इसको देख के हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, इसमें हम अगर हम एक को इस तरफ ले आएँ तो हम एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी m1 v1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू m2 v2 साइन थीटा 2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अच्छा, ये तो हो गई हमारी पहली इक्वेशन और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन, ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन के लिए और ये वाई एक्सिस डायरेक्शन के लिए। अच्छा, अब साथ में हमें ये पता है कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही रहता है, साथ में जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी इनिशियल और फाइनल बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सेम रहती है। तो हम काइनेटिक एनर्जी के केस में अगर हम फॉर्मूला देखें तो काइनेटिक एनर्जी के लिए हमारा बनता है कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी है, इसमें हम देख सकते हैं ये स्टेशनरी है तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ इसकी काउंट होगी, यानी हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों इस जो एनर्जी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका वेक्टर क्वांटिटी से उसका कुछ लेना देना नहीं है, या किस डायरेक्शन में है उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो हमारी जो इसकी नेट काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी इसकी और इसकी, ये दोनों की जो है वो सेम ही जुड़ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि m1 v1 हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। तो ये सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, ये हो जाएगी हमारी तीसरी इक्वेशन। इन तीन इक्वेशन से हमारे पास जो भी है निकालने के लिए आ सकता है कि चाहे आप किसी एक को रख के कोई दूसरी वैल्यू निकाल दो, या तीन इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं u1 u2 थीटा 1 थीटा 2। मतलब कि जो भी जिनका आपस में रिलेशन है, इनमें से अगर कुछ क्वांटिटी दे रखी है तो बाकी क्वांटिटी हम इन तीन इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं।